रिट की बात करते हैं तो ये एक ऐसी रिट है जिसका मतलब निकलता है टू हैव ए बॉडी ऑफ, मतलब किसी की बॉडी रखना। ठीक है, ये रिट जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है एक पर्सन को रिहा करने के लिए जिसको अनलॉफुली डिटेन या इम्प्रिजन किया गया है। मतलब अगर किसी भी पर्सन को बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है तो उसको रिहा करने के लिए इस रिट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि इस रिट के तहत कोर्ट जो है ये डायरेक्ट कर सकती है किसी पर्सन को जो कि उस पर्सन को जो है कोर्ट के सामने लाया जाए और कोर्ट फिर ये देखेगी कि उसकी जो डिटेंशन है उसकी लीगैलिटी चेक करेगी कि वाकया ही कानूनी प्रक्रिया से होकर इसको अरेस्ट किया गया है या कोई ऐसे ही अरेस्ट किया गया है। फिर कोर्ट जो है वो कंक्लूड करेगी कि ये डिटेंशन अनलॉफुल है या फिर लॉफुल है। तो अगर अनलॉफुल कोर्ट ने कह दिया तो फिर उस पर्सन को उसी वक्त छोड़ देना पड़ेगा। तो अब इसको थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं कि ये कैसे मतलब काम कैसे करती है। मान लो कि जैसे हमने पीछे इसी पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी पर्सन अरेस्ट होगा उसको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर पहुंचाना पड़ेगा एक्सक्लूडिंग द टाइम फॉर द जर्नी। तो अगर 24 घंटे के अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के पास नहीं पेश किया गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी डिटेंशन जो है वो अनलॉफुल है। तो एक कारण ऐसा हो सकता है, या फिर बिना एफआईआर के किसी को अरेस्ट कर दिया, तो और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। मतलब लॉफुली अगर किसी को अरेस्ट या डिटेन नहीं किया गया तो ये रिट इशू की जा सकती है कोर्ट द्वारा। ठीक है, अब क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन जिसको अरेस्ट किया उसने कोई लॉ को वायलेट नहीं किया मगर ऐसे ही उसको अरेस्ट कर दिया तो भी इसको इशू किया जा सकता है। और या फिर किसी ऐसे लॉ के तहत अरेस्ट किया गया है कि जो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके बाद क्या है कि ये जो रिट है, ठीक है, ये देखती है कि किसी की डिटेंशन किसी प्रिजनर की अनलॉफुल है या नहीं है और फिर उसको फटाफट राइट टू फ्रीडम का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, अब क्या है कि यही जो हैबिस कॉर्पस की रिट है ये एक ऐसे पर्सन को नहीं दी जा सकती जिसको अरेस्ट किया गया है मगर एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के आर्डर से। तो जब कॉम्पिटेंट कोर्ट आर्डर देता है अरेस्ट का तो वो अरेस्ट जेन्युइन है, वो लॉफुल है, तो उसके लिए हैबिस कॉर्पस जो है रिट फिर इशू नहीं की जाती। तो जब अनलॉफुल डिटेंशन हो तभी जो है ये हैबिस कॉर्पस को इशू किया जाता है, इस रिट का यूज़ किया जाता है। अब क्या है कि या तो ये रिट का इस्तेमाल डिटेन पर्सन द्वारा भी इस रिट के लिए जो है फाइल की जा सकती है रिट पिटीशन, या फिर क्या है कि उसके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स उसके बिहाफ पे भी क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है ये पब्लिक अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ के अगेंस्ट भी इशू की जा सकती है और इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी इशू की जा सकती है। अब एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को देख लेते हैं 1980 की। इस केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को ये पता चला कि माल ट्रीटमेंट हो रही है प्रिजनर्स की। ठीक है, ठीक है, एक लेटर मिला सुप्रीम कोर्ट को कि जो प्रिजनर्स हैं वहाँ पे क्या हो रही है, उनकी माल ट्रीटमेंट हो रही है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इलीगल डिटेंशन, नॉट ओनली इलीगल डिटेंशन, मतलब सिर्फ इलीगल अरेस्ट के ऊपर ही ये हैबिस कॉर्पस नहीं, अगर माल ट्रीटमेंट भी होती है या फिर इनह्यूमन बिहेवियर भी होता है जो डिटेन करने वाली अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा, तो तब भी हैबिस कॉर्पस को इशू किया जा सकता है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब हमें क्या पता चला, एक तो अगर अनलॉफुली डिटेन किया गया है तो ये रिट काम में आती है, और साथ में अगर डिटेंशन के बाद माल ट्रीटमेंट भी हो रही है प्रिजनर्स के साथ, जैसा कि कानून नहीं कहता, कानून के बाहर कुछ ट्रीटमेंट हो रही है, कोई माल ट्रीटमेंट हो रही है, जैसी ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब की गई है वैसी नहीं हो रही, तो तब भी हैबिस कॉर्पस
रिट को इशू किया जा सकता है।